देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले। छोटे नवाब के बड़े ख्वाब, हाले दिल का किया इजहार। पूछा क्यों ना हो एक ही सिविल कोड। पूछा क्या है लव जिहाद। जब की थी करीना से शादी, तब मिली जान से मारने की धमकी। ये धर्म है या है डर? जहां प्यार है वहां डर कैसा? एक ही घर में हो हवन और कुरान, यही तो है इंडिया की पहचान। कहीं इस पहचान पर खतरा तो नहीं? कैसा है लव आजकल? देश में सभी समुदाय के लोग आमतौर से मिलजुल कर रहते हैं। कभी कभी धर्म जाति के नाम पर एक दूसरे से दुश्मनी जैसे हालात भी बन जाते हैं, लेकिन अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, देश के एक हिस्से में मोहब्बत की मशाल जलती ही रहती है। यह जगह है बॉलीवुड, जहां से हमेशा देश को जोड़ने की बातें ही सामने आती हैं। सैफ अली खान इसी बॉलीवुड के चमकते सितारे हैं और उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में अपने एक लेख में उन्होंने देश के बेहद गंभीर मुद्दों पर अपनी राय बहुत ही पाक जज्बे के साथ जाहिर की। क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान ने अपनी दिल की बात अपने ही खास अंदाज में कही है। इनकी बातों का ताल्लुक रियल लाइफ से नहीं बल्कि रियल लाइफ से है, उन मुद्दों से है जो आज देश की आंखों में आंखें डाले हुए हैं, जिनका ताल्लुक समाज से है, भाईचारे से है, सेक्युलरिज्म से है, लव जिहाद से है। सैफ ने अपने लेख के शुरू में ही साफ कर दिया कि ये तमाम मुद्दे उनके परिवार के हैं, उनके दोस्तों से जुड़े हैं, इसलिए वो इन्हें लिख रहे हैं। मैं किसी भी हिंदू या मुसलमान के मुकाबले ज्यादा भारतीय हूँ, क्योंकि मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी। मैं ये लेख लोगों की समस्या या सांप्रदायिकता को ध्यान में रखकर नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इन बातों का संबंध मेरे परिवार, मेरे दोस्तों से है। इतना लिखने के बाद सैफ बड़े मुद्दे लव जिहाद की तरफ आते हैं। अंतर धार्मिक विवाह पर सैफ से बेहतर भला और कौन बता सकता था। इनके माता पिता का भी ताल्लुक अलग अलग धर्मों से था। पिता पटौदी और मां शर्मिला की शादी को याद करते हुए सैफ लिखते हैं कि मेरी माँ और पिता ने जब शादी करने का इरादा किया तो इसे शांति से स्वीकार नहीं किया गया। नवाबों की अपनी दिक्कत थी और ब्राह्मणों की अलग, और हाँ, दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों ने जान से मारने की धमकी तो दी ही। इन सब के बावजूद शादी हुई। हम अपने बड़ों की ऐसी ही रियल लाइफ रोमांटिक कहानियां सुन सुनकर बड़े हुए हैं, जिनमें उन्होंने प्यार के लिए शादी की और परंपराओं की परवाह नहीं की। हमें इस तरह से पाला गया है कि हम ये मानते हैं कि ईश्वर एक है, कई नामों के साथ। अपने माँ बाप की शादी की कहानी सुनाने के बाद सैफ अपनी शादी का जिक्र छेड़ते हैं। जब मेरी और करीना की शादी हुई तो मुझे भी मेरे माँ बाप जैसी धमकियां मिली। नेट पर लोगों ने लव जिहाद जैसी हास्यास्पद बातें लिखी। हम उस धर्म या आध्यात्मिक मूल्यों पर अमल करते हैं जिनमें हमारा विश्वास है। हम दूसरों के विचार का सम्मान करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। मैंने चर्च में करीना के साथ प्रार्थना की। करीना ने दरगाह और मस्जिदों में इबादत की। अपने नए घर में हमने हवन भी कराया और कुरान ख्वानी भी कराई। पादरी ने घर में पवित्र जल छिड़का। हमने कुछ छोड़ा नहीं, सभी की मदद ले ली। देश की उस सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा पर सैफ को नाज है जो सभी धर्मों और जातियों को जोड़कर रखती है। वो कहते हैं कि अपने इस गौरवशाली अतीत को भुलाना नुकसानदेह साबित हो रहा है। सैफ ने लिखा कि
मैं नहीं जानता कि लव जिहाद क्या है। ये समस्या भारत में खड़ी की गई है। मैं इंटर मैरिज के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं इसी की पैदाइश हूँ और मेरे बच्चे भी। इंटर मैरिज जिहाद नहीं है। अंबेडकर ने कहा था कि जात पात खत्म करने के लिए अंतर जातीय विवाह जरूरी है। इसके जरिए ही भारतीय आगे जा सकते हैं। मैं भी ऐसी ही विवाह की पैदाइश हूँ और मेरी जिंदगी ईद, होली, दिवाली से भरपूर है। हमें आदाब और नमस्ते एक ही अंदाज में कहना सिखाया गया है। सैफ ने ऐसे वक्त में ये बात कही है जब देश में लव जिहाद बहस का मुद्दा बना हुआ है। सैफ के इस लेख ने बॉलीवुड की उन तमाम हस्तियों को भी अपनी बातें कहने का मौका दे दिया जो अब तक इस पर चुप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। मोहब्बत को लव जिहाद जैसे एजेंडे से जोड़े जाने पर सैफ अली खान ने अपनी तकलीफ जताई, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में छपे उनके लेख में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उन्होंने देश में समान सिविल संहिता की बात उठाई है, धर्म और कानून को अलग करने की वकालत की है, इस्लाम में आधुनिक मूल्यों को अपनाने की बात कही है और यह भी कहा है कि मुसलमानों को नजरअंदाज करना किसी भी तरह से सही नहीं। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। सैफ ने अपने लेख के शुरू में ही लिखा कि उनका मकसद सांप्रदायिकता की समस्या पर टिप्पणी करना नहीं, बल्कि इससे उनके परिवार और दोस्तों पर पड़ने वाले असर पर बात करना है। लेकिन जैसे जैसे लेख आगे बढ़ता है, देश और समाज के लिए उनकी चिंता जाहिर होने लगती है। वो आज धर्म का जो रूप है उस पर सवाल उठाते हैं। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सब। सैफ लिखते हैं, धर्म क्या है, आस्था क्या है, क्या इनकी कोई मुकम्मल परिभाषा है? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं शक को जानता हूँ। शक हमें विश्वास देता है। शक हमारे सामने सवाल खड़े करता रहता है जो हमें जिंदा रखता है। अगर हम किसी बात को पूरी तरह सही मान लेते हैं तो फिर हमारे कट्टर होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे धर्म डर पर आधारित हो गए हैं। ईश्वर के नाम पर कितने ही जुल्म ढाए जा रहे हैं। मानवता और प्रेम के बजाय धर्म को तरजीह देना दुखद है। मेरे बच्चे मुसलमान पैदा हुए हैं लेकिन हिंदुओं की तरह जीते हैं और अगर वो बौद्ध धर्म अपनाना चाहेंगे तो मेरा समर्थन उनके साथ होगा। सैफ मानते हैं कि समस्या धर्म में नहीं बल्कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों में है। इस्लाम की मौजूदा स्थिति पर वो लिखते हैं कि प्रासंगिक बने रहने के लिए जरूरी है कि इस्लाम आधुनिकता के मूल्यों को अपनाए। हमें जरूरत है उन उदारवादी आवाजों की जो अच्छाई को बुराई से अलग करें। इस्लाम आज लोकप्रिय नहीं है, ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। मैंने हमेशा ही इस्लाम को शांति और ईश्वर पर मुकम्मल यकीन से जोड़कर देखा है। मैंने देखा कि कैसे कुछ लोग मजहब को बुरी तरह तोड़ मरोड़ रहे हैं। मैंने अपने आप को इंसानों के बनाए सभी धर्मों से अलग कर लिया। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके उतना आध्यात्मिक हो सकूं। सैफ मुसलमानों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को देश के लिए, इसके गौरवशाली इतिहास के लिए घातक मानते हैं। वो लिखते हैं, ये कहना कि मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं है, उनके महत्व और योगदान को नकारना होगा। हम इस्लाम को क्यों नकारें? हम ऐसे ही हैं, हम ऐसी ही मिली जुली संस्कृति हैं। इससे इनकार करना अपनी विरासत को खो देना होगा। सैफ ने धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के बजाय राज्य, कानून और धर्म को एक दूसरे से अलग करने से जोड़ा है। वो कहते हैं कि संविधान में इसके लिए इंतजाम तो है, लेकिन इसके बावजूद हम एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। हमने अभी तक कानून और धर्म को अलग नहीं किया है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है, जिसकी वजह से हम कभी एक होने का एहसास नहीं कर पाते। हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग कानून है। मेरा मानना है कि सभी भारतीयों के लिए एक कानून होना चाहिए, एक सामान्य सिविल कोड होना चाहिए। सैफ लिखते हैं कि उनकी चेतना, ईमान ही उनका ईश्वर है। वो मानते हैं कि पटौदी में उनके पिता की कब्र के पास जो पेड़ है वो किसी भी मंदिर, मस्जिद या चर्च से ज्यादा ईश्वर के करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। इंडियन एक्सप्रेस में सैफ अली खान का लेख चर्चा का विषय बन गया है। हिंदू नेताओं का कहना है कि सैफ लव जिहाद की समस्या को समझ नहीं सके हैं, जबकि मुस्लिम नेताओं का कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती ही नहीं।
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने अपने लेख लव जिहाद पर सवाल उठाया है। उन्होंने अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाहों को देश के लिए अच्छा बताया है। आरएसएस विचारक का कहना है कि ये बात ठीक है। सैफ अली खान का मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उनकी बात में कोई असहमति नहीं है। इंटर कम्युनिटी मैरिज का विरोध कर कौन रहा है? लव जिहाद और इंटर कम्युनिटी मैरिज के बीच में एक बुनियादी फर्क है। दो समुदायों के बीच विवाह होना एक शुभ संकेत है। लेकिन राकेश सिन्हा लव जिहाद पर सैफ की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते कि आप समुदाय विशेष की महिलाओं को आप टारगेट करते हैं, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए सैफ अली खान पहले लव जिहाद की परिभाषा समझें, फिर इंटर कम्युनिटी मैरिज और लव जिहाद में समानता बताना बंद करें। उनकी अपनी समझ, पहले अपनी समझ विकसित करनी चाहिए और समझ विकसित करके फिर। उधर मुस्लिम संगठनों का कहना है कि लव जिहाद तो सांप्रदायिक तत्वों की बनाई बात है। पहली बात तो ये है कि इंडिया में इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस ये एक आज की बात नहीं है, ये हमेशा से रही है। इस तरह के वाक़यात होते रहे। उसको लव जिहाद का नाम देना गलत है, इसलिए कि मेरे नज़दीक लव जिहाद नाम की कोई चीज़ इंडिया में नहीं पाई जाती। यानी बहस अपनी जगह है, लेकिन सैफ की बातों पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है। उन्होंने आधुनिकता, उदारता, सद्भाव और सभी को साथ लेकर चलने वाली भारतीयता के महत्व को ही उजागर किया है। रोहित मिश्रा, भास्कर न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे अब की बार किस सरकार की। क्या महाराष्ट्र में भी चल गया है पीएम नरेंद्र मोदी का सिक्का? आज यहां वोटिंग खत्म होने के बाद जो मूड दिख रहा है, जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन बहुमत पर थोड़ा सस्पेंस है। राज्य में बड़ी संख्या में लोग वोट डालने निकले। ताजा जानकारी के मुताबिक 62% वोट पड़े हैं। यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। चुनाव से ऐन वक्त पहले महाराष्ट्र में शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन टूट गया था। महाराष्ट्र में 5 पार्टियों के बीच मुकाबला है। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और राज ठाकरे की एमएनएस के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो गया। और वोटिंग में बॉलीवुड के सितारे भी पीछे नहीं रहे। कई एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कई सितारे लोगों से वोट डालने के लिए अपील करते भी दिखाई दिए। वोट दो, वोट दो, वोट दो। आप आए आज वोट करें। मुंबई कार्स, कम ऑन, प्लीज स्टेप आउट देयर एंड वोट। शायद नागरिक अपना वोट कास्ट करें। मत डालना जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज वोटिंग का दिन है। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी वोट दे। सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आप वोट करें। एक्चुअली ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। हर आदमी को वोटिंग का एक्सरसाइज इस्तेमाल करना चाहिए। आप वोट कीजिए, आप अपनी सच्चाई मत लाइए कि आप वोट करें, प्लीज आप वोट करें। घर से निकले बॉलीवुड के सितारे। दबंग सलमान ने डाला वोट। अभिषेक, जया, रेखा पहुंचे वोटिंग बूथ। लोगों से की वोट देने की अपील। ये वो सितारे हैं जिनको आपने रियल लाइफ में कई किरदार निभाते देखा होगा, लेकिन यही सितारे रियल लाइफ में भी किसी से पीछे दिखाई नहीं दे रहे। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और जैसे जैसे दिन ढला, आम लोगों के साथ खास भी घरों से निकलते दिखाई दिए। अभिषेक बच्चन, सोनाली बेंद्रे, भाग्यश्री, रेखा, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, हेमा मालिनी, ईशा देओल, ये वो सितारे हैं जो एक एक करके वोटिंग बूथ पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभिषेक बच्चन हो, सोनाली बेंद्रे हो या फिर भाग्यश्री, हर कोई मीडिया के सामने आया और लोगों से घर से निकलने की अपील की। Come out, please vote like I just have and एक्टर लोग या पब्लिक फिगर्स बोलते रहे वोट दो, वोट दो, वोट दो। आई थिंक इट्स नॉट सच अ थिंग टू डू। आई थिंक ये सेल्फ रियलाइजेशन सबको होना चाहिए। सितारों का बूथ पर पहुंचने का सिलसिला यहीं नहीं थमा। शाम होते होते दबंग सलमान, रेखा, हेमा मालिनी, ईशा देओल और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी अंजलि के साथ वोट डालने पहुंचे। हर एक आदमी वोट दे।
और उसको वोट दें जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा करें। और एक वोट देने का जो अधिकार एक होता है, इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन इज वेल। हर कोई आके जो एलिजिबल है जो आके वोट करे। महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल अपने चरम पर है। लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है और इसी बीच इन सितारों ने वोट डालकर आम लोगों को एक संकेत देने की कोशिश जरूर की है कि लोग अपने घरों से निकले और वोट जरूर डालें। बॉलीवुड के छोटे बड़े तमाम फिल्मी सितारे मतदान करने तो आए, लेकिन कई फिल्मी सितारे ऐसे भी थे जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील तो की, लेकिन वो खुद पोलिंग बूथ से नादारद रहे। कैमरामैन दिलीप पवार और फैजान खान के साथ मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। हरियाणा में वोटिंग ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। राज्य में 73% पोलिंग की खबर है। कई जगहों से हिंसा की भी खबर है। इतनी ज्यादा वोटिंग को राजनीतिक पंडित सत्ता विरोधी लहर के रूप में देख रहे हैं। एग्जिट पोल कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। वोटिंग के दौरान चली गोलियां, जमकर हुई तोड़फोड़, एक बच्चे की मौत, दर्जनों घायल। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान कई जगहों पर चुनावी हिंसा हुई। दिन भर कहीं गोली तो कहीं तोड़फोड़, मारपीट तो कहीं झड़प और जोर आजमाइश होती रही। सिरसा से लेकर हिसार तक हिंसा। सिरसा से लेकर हिसार तक बीजेपी और आईएनएलडी के बीच झड़पें हुई हैं। सिरसा में बीजेपी और आईएनएलडी के बीच झड़प के दौरान गोली चली, जिसमें आईएनएलडी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। गोपाल कांडा पर भी मारपीट का आरोप। सिरसा में ही हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा और आईएनएलडी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और झड़प हुई। गोपाल कांडा ने आईएनएलडी के उम्मीदवार मक्खन सिंगला के भाई को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद आईएनएलडी कार्यकर्ता भी भड़क उठे और उन्होंने गोपाल कांडा की गाड़ी में तोड़फोड़ की। वहीं पलवल के नागल जाट गांव में आईएनएलडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चली गोलियां। बीजेपी ने आईएनएलडी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। गुस्साए कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बरवाला के नियाड़ा गांव में एचजेसी और आईएनएलडी समर्थकों में झड़प हुई। फर्जी वोटिंग करवाने को लेकर दोनों दलों के समर्थक भिड़े। इस झड़प में 6 लोग घायल हो गए और 7 बाइक में आग लगा दी गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। वोटिंग के दौरान मेवात में चली गोली। मेवात के नुहू में वोटिंग के दौरान इनेलो और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों के बीच झड़प के बाद गोली चली, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। हरियाणा का रण, 90 विधानसभा सीटें, 1351 उम्मीदवार, 109 महिला उम्मीदवार, 1,63,00,000 मतदाता। अब तक नेताओं ने एक दूसरे पर खूब हमला बोला। जो कल तक साथ थे वो इस चुनाव में त्योरियां कसते दिखाई दिए। पिछले 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा था। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं। बावजूद इसके बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी हरियाणा में किस हद तक सत्ता में आने की तैयारी में दिखी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को खुद 10 रैलियां हरियाणा में करनी पड़ी। वोट डालने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी बूथ पर पहुंचे। वोट तो मैंने कई बार डाल दिया यहाँ पे अपनी सरकार के लिए। हाँ, आज तीसरी बार वोट डाला है विधानसभा के लिए। 3 बार तो मैं बन दिया, ये विधायक बन चुका हूँ। ये चौथा मेरा विधायक का इलेक्शन है। उससे पहले 4 बार मैं सांसद रहा हूँ। खैर, जनता ने तो अपना काम कर दिया। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन आखिर किसके सिर सजाती है जीत का ताज। देखना होगा कि मोदी की 10 रैलियां बीजेपी के लिए संजीवनी बनती हैं या फिर चौटाला का इमोशनल कार्ड काम आता है या फिर हुड्डा लगाएंगे जीत की हैट्रिक। मतदान के प्रतिशत के हिसाब से हरियाणा की जनता ने जरूर हरियाणा को नंबर 1 रखा है, लेकिन मतदान के दौरान हुई हिंसक घटनाओं ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाए हैं। बहरहाल मतदान हो चुका है और अब 19 तारीख को ही पता चलेगा कि हरियाणा के मतदाता किसे हरियाणा के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाते हैं।
अभिनव उपाध्याय, भास्कर न्यूज, नोएडा। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग के 3 छात्रों पर नस्ली हमले का मामला सामने आया है। छात्रों के मुताबिक बीती रात तीनों छात्र आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे, तभी 3 स्थानीय लोग आए, उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। हमला करने वाले लोगों ने छात्रों से कहा कि तुम कर्नाटक में रहते हो, यहाँ का खाना खाते हो, तुम्हें यहाँ की भाषा भी बोलनी पड़ेगी। जिसके बाद तीनों ने छात्रों को रॉड और पत्थरों से मारा। छात्रों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान उनके एक साथी ने एक छात्र पर बाइक चढ़ाने की भी कोशिश की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीन स्थानीय निवासी यहाँ आकर बोले कि तुम कर्नाटक में हो, कर्नाटक का खाना खा रहे हो, तो तुम्हें कर्नाटक की भाषा भी बोलनी पड़ेगी। हमने नजरअंदाज किया, तभी उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमें बचाव करते हुए बहुत चोटें आईं। हमने पुलिस को बुलाया। हम भारतीय हैं, लेकिन जब हम साउथ इंडिया में आते हैं तो चेहरे एकदम अलग दिखते हैं, इसलिए हमें भारतीय नहीं मानते। वो हम पर हावी हो जाते हैं क्योंकि हमें भारतीय मानते ही नहीं, जिससे हम बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी ही घटना कल रात फिर हुई। And this is not the first incidents. Several times it's already happening. It already happens. Last night it happened again. और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन भास्कर न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।